अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस ऐसा है कि इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और सिंध सेक्रेटेरिएट का ये ज़ेली इदारा। यहाँ पर आने का मकसद हमारा एक पॉडकास्ट है मुनज़्ज़े मोइन साहिबा के साथ, और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और पॉडकास्ट इंशाल्लाह ताला आपसे भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। मुनीज़े मोइन और आज के मेरे प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद रेहान, जिनका ताल्लुक कराची से है, मगर इनमें एक ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को पैदल चलकर एक्सप्लोर करूं, यहाँ के कल्चर्स को देखूं, ट्रेडिशंस को देखूं, पकवानों को एंजॉय करूं, लोगों से मिलूं। और इसी सिलसिले में इन्होंने कराची से खुंजराब पास तक का सफ़र, जो कि 2500 किलोमीटर बनता है, पैदल तय किया। उस सफ़र के दौरान किनसे मिले, कैसे लोग थे, अमन की सूरत हाल कैसी थी, कल्चर्स कैसे थे, ट्रेडिशंस कैसे थे, लोग कैसे थे, कितना प्यार किया, वो सब हम इन्हीं से जानेंगे। तो बिला ताखीर शामिल गुफ्तगू करते हैं मोहम्मद रेहान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी तो पैदल चलकर तो नहीं आए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पैदल चल के नहीं आए। आपका सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए, और सही मायनों में इस सफ़र के हवाले से जो लोग इस सफ़र की नौयत को समझ पाए उनकी तरफ से बेशुमार प्यार मिला, बड़ी एप्रिसिएशन मिली, और उनमें से आप भी एक हैं। अच्छा, कराची से आपका क्योंकि ताल्लुक है, तो कराची में रहते हुए आपने ये तय किया कि आपने पैदल जाना है कुंजराब तक। वो क्या रीजंस थे कि आपने ये फैसला किया? वाज इट द इकोनॉमिक कंडीशंस और व्हाट, क्या चीज़ थी ऐसी? ऐसा है कि सयाहत का शौक़ शुरू से रहा। तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ सूबे के चारों सूबों में, और सयाहत के जितने भी मशहूर पॉइंट्स थे देखता आया। लेकिन पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया की तरफ रुझान बना, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस शौक़ को लोगों तक भी पहुंचाया जाए। मुख्तलिफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर मुख्तलिफ एरियाज़ पे विज़िट करते, लेकिन एक चीज़, एक ख्वाहिश, एक शौक़, एक ख्वाब ऐसा था कि जब भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जब आप सफ़र करते हैं तो उस तरह से इलाके को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बड़ी तेज़ी से आप सफ़र करते हैं। सफ़र के दौरान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपको एहसास होता है कि मैं बहुत ही खूबसूरत एरिया में इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन सफ़र के दौरान बड़ी तेज़ी से जब आप खूबसूरत एरिया से होकर गुजर जाते हैं तो ये एक एहसास एक दिल में था कि क्यों ना पैदल सफ़र किया जाए और उस एक एक लम्हे को इंजॉय किया जाए जो अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरती से इस मुल्क को नवाज रखा है। तो यही एक शौक़ था, और इस शौक़ को पैशन में हमने बदलने की पूरी तरकीब निकाली कि पैदल सफ़र करते हैं। और इस सफ़र की सबसे अहम बात यह है कि ये 2500 किलोमीटर का जो हमारा ये सफ़र था, मिसेस मेरे साथ थी इस सफ़र में। अमूमन तो बेगमार बहुत एनॉय करती हैं और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो ये जो आपने सफ़र पैदल तय किया, तो आपकी इसमें लड़ाई झगड़े भी हुए या हंसते और खुशी से गपशप लगाते ये पूरा 5 महीने का पैदल सफ़र आपने तय कर लिया? देखिए, ख़वातीन आप बेहतर जानती हैं कि जब हाउस होल्ड वर्क होते हैं, हाँ जी। उन कामों से दूर रखा जाता है तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो तकरीबन इस 5 महीने 10 दिन के सफ़र के दौरान इन्हें घर का काम करना ना पड़ा। हाँ। तो सफ़र के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत तवील सफ़र था, और 5 महीने 10 दिन में हमने इस पूरे सफ़र में बहुत इंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है किसी तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो साथ में मिसेस के होने से मुझे एडवांटेज ये था कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। और अगर इस सफ़र को आपने 3 अल्फाज में डिफ़ाइन करना हो तो वो कौन से 3 अल्फाज होंगे? आ, 3 अल्फाज में अगर मैं इस सफ़र को डिफ़ाइन करूं तो ये एक पैशन था, एक ड्रीम था, और एक चैलेंज था। खुद से एक चैलेंज के ये काम वाकई बहुत मुश्किल है। इस सफ़र को तय करने के बाद जब
हम इस नतीजे पर पहुंचे, वाकई ये जो हमने कर दिखाया। और इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने सिर्फ 2200 किलोमीटर का फासला तय किया था, और हमारी तैयारी शायद उस तरह की तरीके की नहीं थी। मिसेज को मसल्स पेन का शिकार हो गई थी। सेकंड अटेम्प्ट में एल्डर ब्रदर मेरे साथ थे, और उन्होंने सफ़र किया था मेरे साथ तकरीबन 210 किलोमीटर का बलूचिस्तान का शहर बेला तक। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ हालात कशीदा थे, लॉ इन्फोर्समेंट का कुछ मसला था, तो हमें आगे जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। हमें ये कहा जा रहा था कि आप लिफ्ट लेकर जो कशीदगी वाला इलाका है वो क्रॉस कर लें और फिर अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू करें। तो उस मौके पर हमने बेहतर ये समझा कि क्यों ना वापस जाया जाए अगर हमें परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि हमारे सफ़र की जो नौयत है वो अगर पैदल चलना है और अगर हम किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा। थर्ड अटेम्प्ट सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुश्किल जो मरहला था मेरे लिए। मिसिस दोबारा आमादा हो गई कि मुझे ये सफ़र करना है, किसी भी तरह से करना है। लेकिन 2 हार की वजह से हम बहुत कुछ सीख चुके थे, किस तरह का सामान कैरी करना है, कितना सफ़र करना पड़ेगा, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, और किस तरह से हमें इस सफ़र को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हमने। फिर उसके बाद मिसिस की प्रैक्टिस हुई। तकरीबन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में हम तकरीबन रोज़ाना 16-18 किलोमीटर पैदल सफ़र करते थे। तकरीबन 42 डेज़ तक हमने सफ़र किया और प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के बाद हमने देखा कि हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब सफ़र हम कर सकते, तो सफ़र पे निकल गए। ट्रैवल बैग में क्या होता है? आपके बैग में क्या था और आपकी बेगम के बैग में क्या क्या सामान था? ट्रैवल बैग में तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें मौजूद थी। खाने पीने की चीज़ें भी हमने रखी हुई थी, कपड़े थे हमारे, और पानी कैरी करते थे। तकरीबन 4 लीटर पानी हम कैरी करते थे, क्योंकि इस सफ़र की नौयत ऐसी थी कि दूर दूर तक बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ विलेजेस नहीं मिलते थे, कोई रिहाइश नहीं मिलती थी, कोई होटल्स या कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलते थे। तो हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें हमने नेल कटर से लेकर सुई तक हमने रखा हुआ था, सुई धागा तक हमने रखा हुआ था कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हर तरह का सामान हमने कैरी किया हुआ था। ये क्योंकि शहर है कराची जहाँ से आपने आगाज़ किया, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। कराची के लोग कैसे हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि आगाज़ आपने यहाँ से किया और आगे चलते चलते आप जहाँ जहाँ गए सबके बारे में जाने के बाद, टू बिगिन फ्रॉम हियर कराची, आपको कराची कैसा लगा? मेरा ताल्लुक़ ही कराची से है। कराची में पैदा हुआ, कराची में मैंने तालीम हासिल की, जॉब्स की, कारोबार किया, सारी चीज़ें। कराची में दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, सब कुछ। तो कराची से एक ख़ास किस्म की अपनाइयत है। लेकिन शहर का जो मौजूदा हजम है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से बड़े शहरों के मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होती हैं यहाँ के मकामी लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो यहाँ पर रहते हैं और इस शहर से प्यार करते हैं, रोज़गार के हवाले से इस शहर में आते हैं या इस शहर से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहूँगा कि मौजूदा जो निज़ाम की तब्दीली आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में कराची का नक्शा बदलेगा। मैं आपको बताऊं कि इस मकाम पर आपसे मुलाकात के लिए भी जब हम आए हैं तो शारे भुट्टू से होकर आए हैं, और बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि तकरीबन 20 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए, जबकि ये सफ़र तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का था। तो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स इस शहर में आते रहें, रोज़गार के वसाइल जो हैं यहाँ पर क्रिएट होते रहें, अमन व अमान हो, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला शहर की तरक्की में गवर्नमेंट की तरफ से भी उम्मीद करते हैं कि मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे। और उम्मीद ये भी करनी चाहिए और कोशिशें ये करनी चाहिए, हर इंसान को यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। एग्जैक्टली, और खुद भी काम करते रहना चाहिए। एक जानब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, मगर अगर हम खुद इनफरादी तौर पर भी काम करेंगे तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि हम कतरा रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं, कराची से आगे मुझे बताएं, कराची के बाद कहाँ गए और फिर कौन कौन से मकामात आए खुंजराब तक पहुँचने के लिए? कराची से आगे हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि हम सिंध और पंजाब से होकर जाएं खुंजराब टॉप के लिए, और दूसरा ऑप्शन बलूचिस्तान की साइड से था। तो फिर आपने मुश्किल रास्ता लिया। अगर हम सिंध और पंजाब की तरफ से जाते तो तकरीबन 300-350 किलोमीटर का फासला हमारा कम हो जाता।
बलूचिस्तान का लैंडस्केप मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत है ना, बहुत वो खूबसूरत। ड्राई माउंटेन्स हैं वहाँ पर, बिल्कुल रास्ते में खजूरों के बागात भी आते होंगे। बिल्कुल, वहाँ का कल्चर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान हमारा वो वाहिद सूबा है जिसने अपने ओरिजिनल जो कल्चर है उसको कायम रखा हुआ है। दूसरे इलाकों में अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ तब्दीलियां हैं, लेकिन यहाँ का कल्चर, तो मुझे हमेशा बलूचिस्तान में वहाँ का लैंडस्केप और वहाँ के मकामी लोगों से इंटरेक्शन करके हमेशा बहुत मज़ा आता है। और बलूचिस्तान के भी बहुत सारे एरियाज देख रखे हैं। और आराम से आपने बलूचिस्तान को क्रॉस कर लिया, या वही बात जो आम है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पर कभी भी कहीं से भी हमला हो जाता है, इस तरह की बातें वहाँ पर आम हैं, क्या आपको इनमें कोई सदाकत लगी? बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट का मसला है या दहशतगर्दी का मसला है, वो एक तरह से उन लोगों की हकूक की जंग वो लड़ रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन रियासत के कानून का एहतराम भी दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी है। किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमने सफ़र के दौरान देखा, जब हमारी मुलाकात जनरल पब्लिक से हुई, मुख्तलिफ एरियाज से, हब, विंदर, ओथल, बेला, वर्ड, सोराब, और फिर हम कोयटा तक पहुंचे। कोयटा के बाद पश्तून बेल्ट का इलाका शुरू होता है, जिसके अंदर आपको पता है जोब का इलाका, किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग के इलाके। तो इस पूरे सफ़र में तकरीबन बलूचिस्तान के रीजन में हम पौने 2 महीने तक रहे। अच्छा। और इस सफ़र के दौरान ज़्यादातर हम लोगों के घरों में हमने स्टे किया। अच्छा, लोगों बलूचिस्तान, ने अपने घरों के दरवाजे आप लोगों बिल्कुल को वेलकम करने के लिए खोले? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे खोले और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मेहमान नवाजी की। और मैं ये कहूँगा कि उस मेहमान नवाजी का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। लोग नो डाउट बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। और मैं बलूचिस्तान जाते हुए किसी भी तरह की जो मतलब लॉ इन्फोर्समेंट का जो मामला होता है, कभी नहीं घबराता। और ये साबित किया हमने ये सफ़र पैदल तय करके फैमिली के साथ कि मुझे बलूचिस्तान कितना पसंद है और वहाँ के लोग कितने पसंद है। दस्तरखान पर क्या पकवान होते हैं बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान के जो रिवायती खाने हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। खालिस है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। वहाँ पर खड़ी कबाब ट्राई किया था, जी जो कि बहुत ही मुनफरिद था। जब मैं एक दावत में पहुंची वहाँ, तो बताया गया खड़ी कबाब का एहतमाम किया गया। जी जी दावत हो गई, सब खा भी लिया। वो दुम्बा था और उसके अंदर राइस थे, जब खा जी भी लिया, सब खत्म हो गया। तो मैं, वो कहते कैसा लगा, मैंने कहा जो जिसके लिए बुलाया था खड्डी कबाब, वो तो कबाब तो ले आओ। जी तो पता चला कि वो जो दुम्बा है वो उसको खड्डी कबाब कहते हैं। जी जी देन जी। आई रियलाइज कि अच्छा ये इनकी खास डिश है, इनका खास पकवान है, एंड दैट वाज टू गुड। आपने वो ट्राई किया था? खड्डी कबाब भी ट्राई किया था, रोश भी ट्राई किया था, और लांदी खास तौर पर। ये क्या है? लांदी दुम्बे के गोश्त को काफ़ी टाइम तक सुखाते हैं। हाँ, मैंने वो इसे एक खास सुना था प्रोसीजर से पर गुजारते ट्राई हैं। नहीं किया, मौका नहीं मिल वो आप सका। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत वो डिश पसंद आएगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आगे कहाँ गए? फिर हम केपी में एंटर हुए। इस बलूचिस्तान के ज़बरदस्त लैंडस्केप और वहाँ की मेहमान नवाजी और इंजॉय करते हुए हम केपी में एंटर हुए। दरजिंदा, दरबन, डेरा इस्माइल खान, और फिर लकी मरवत का इलाका। आप सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर भी काफ़ी खदशात रहते हैं। करक का इलाका आए दिन मुख्तलिफ वाक़यात सुनने में आते हैं। तो ये सारा एरिया हम कवर करते हुए दर्रा आदम खेल, पिशावर, कोहाट, और फिर उसके बाद हसन अब्दाल तक पहुँचे। हसन अच्छा। अब्दाल जहाँ से कुरकरम हाईवे शुरू होता है। तो कुरकरम हाईवे पर जितने भी इलाके आबाद हैं, उन एरियाज़ में भी हम गए। हरीपुर हो गया, हवेलियाँ। केपी की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताएं। केपी के जो लोग हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और केपी के हवाले से, पश्तून कौम के हवाले से नॉर्मली ये कहा जाता है कि वो ज़रा लहजे में सख्त होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब ज़माना चेंज हो गया है। पश्तूनों के का रवैया अब आने वाले मेहमानों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो वेलकमिंग होते जा रहे हैं। अच्छा, और पठान तो वैसे भी वेलकमिंग होते हैं। हमने देखा कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। जी इसके अलावा हॉस्पिटेबल भी होते हैं, खिलाने पिलाने बनाने।
मैंने यही चीज़ उनमें पाई। आपको भी यही सिमिलैरिटीज़ मिली वहाँ? देखिए जी, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों का मिजाज, उनकी सोच, उनका नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं है कि तमाम इलाकों में सारे अच्छे लोग मौजूद हों। आपको हर तरह के लोगों का सामना रहता है। इस सफ़र के दौरान बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक और हमारे सफ़र के बिल्कुल अख्ताम तक जितने भी रीजन से हम गुजरे, हर तरह के लोगों से हमारा सामना रहा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती अच्छी रही कि सफ़र के दौरान ज़्यादातर अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई और हमारे इस सफ़र का मकसद भी ये था कि पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने दिखाएं, अपने कल्चर को, अपने मुख्तलिफ इलाके की तर्ज ज़िंदगी, वहाँ के लोगों को, उनका रवैया और ये सारा कुछ तकरीबन अपने यूट्यूब चैनल पे 232 एपिसोड्स हमने अपलोड किए इस सफ़र के हवाले से। और हमारा मकसद भी यही था कि पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखा सके। एक पैगाम भी देते आए अपने इस सफ़र के दौरान के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के हवाले से हमेशा पॉजिटिव रहें। अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने अंदाज से, अपने गुफ्तगू से ये जाहिर करें। अगर आप किसी सोशल मीडिया से भी मुंसलिक हैं तो अपने मुल्क का इमेज बेहतर करें। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में हर तरह के मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया ज़्यादातर सिर्फ मसाइल को हाईलाइट करता है, पॉजिटिव खबरों को नहीं चलाता, मुस्बत चेहरा नहीं दिखाता। मुस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपने इंतखाब किया, आपने सिंध से शुरू किया, कराची से आप निकले, आप बलूचिस्तान गए, केपी गए, तो आपने पंजाब को मिस कर दिया। आप वहाँ से क्यों नहीं गए? नहीं, पंजाब का कुछ हिस्सा हमने तकरीबन 2 से 3 दिन हम पंजाब में रहे। केपी से निकलकर जब हम आगे सफ़र कर रहे थे, दोबारा केपी में एंटर होना था, तो एक रीजन आता है हसन अब्दाल वाला। जहाँ नथिया गली साइड है? नहीं, हसन अब्दाल। ओके। हसन अब्दाल वाला एरिया जो आता है, तो वो पंजाब का छोटा सा टुकड़ा है, अटक वाला। अटक से लेकर हसन अब्दाल तक, तो 2-3 दिन हमने वहाँ पर पंजाब के रीजन में रहे, फिर दोबारा से केपी में हम एंटर हुए। इश्तियाक है कि मैं पंजाब भी एक्सप्लोर करूँगा। इंशाल्लाह ताला मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची से एक सफ़र करूं वाघा बॉर्डर के लिए पैदल 1200 किलोमीटर का। सिंध भी मेरा इस कल्चर से मैं जुड़ा हुआ हूं और सिंध के लोग ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेहमान नवाज है। मैं चाहता हूं कि इस सफ़र में, वाघा बॉर्डर वाले सफ़र में, सिंध और पंजाब को एक्सप्लोर करूं, वहाँ के लोगों की रिवायात और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी दिखा पाऊँ इंशाल्लाह ताला। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस सफ़र के बाद हमने एक कोशिश भी की थी कि हम चाहते थे कि पैदल सफ़र के हवाले से, आज भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस वक्त अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा। अच्छा। हज के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, नाम नहीं लूँगा, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हम चाहते हैं, बल्कि सिंध गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगा, सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, सिंध का बेटा हूँ, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से और मुतालिका जो डिपार्टमेंट है उनसे कि हमें परमिशन दी जाए ताकि हज का रिकॉर्ड हम बना पाए। पाकिस्तान से आज तक कभी भी किसी कपल ने पैदल हज का सफ़र नहीं किया, लेकिन हम करना चाहते हैं और हमें यकीन है हम कर सकते हैं। अगर इसकी वर्किंग के बारे में मैं जानना चाहूँ आपसे, तो आपने क्या तैयारी की है कि अगर आपको इसकी इजाज़त मिलती है तो फिर आप किस तरह जाएंगे, कितने दिन का सफ़र है और कब पहुँचेंगे? देखिए जी, 2500 किलोमीटर का जब सफ़र हमने ये तय किया था तो 5 महीने 10 दिन में लगे थे। लेकिन इस सफ़र में हमारा मंजिल तक पहुंचने का टाइम सेट नहीं था। हम बस सफ़र कर रहे थे और हम खैरियत के साथ पहुंचना चाहते थे। कहीं पे हमने ओवर स्टे भी किया, लेकिन हज के सफ़र की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हज के अरकान से पहले आपको पहुंचना है, तो मैंने जो फिजिबिलिटी निकाली है, तकरीबन जो ये सफ़र है ईरान, इराक और फिर उसके बाद सऊदीया, 6200 किलोमीटर का फासला बनता है, जिससे आसानी के साथ 10 महीने में तय किया जा सकता है। अगर इस वक्त हमें परमिशन के हवाले से, जून का महीना चल रहा है, मैक्सिमम जुलाई के एंड तक अगर हम निकल जाएं, अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर दे, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर फैसिलिटेट कर दे तो इंशाल्लाह ताला 2027 के हज के लिए इंशाल्लाह ताला हम ये टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। हम दुआगो हैं कि किसी न किसी असबाब के तहत अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश भी पूरी करें। अब वापस आती हूँ आपके सफ़र की तरफ जो आपने ये तय किया। मुझे बताएं चैलेंजेस क्या क्या दरपेश आए, कहाँ कहाँ पर और किस नौइयत के थे? इस सफ़र के दौरान सबसे जो मुश्किल मरहला था हमारे लिए, हमें पता था कि अपने घर से बहुत दूर होंगे,
अनजान इलाकों में होंगे, अनजान तो नहीं, खैर पूरा पाकिस्तान हमारा ही है, हम सबका है। तो मुझे उस चीज़ के लिए भी थोड़े से खदशात थे कि जिन एरियाज से होकर हम गुजरेंगे, दूर दराज कहीं पर आबादी नहीं होगी, तो कैंपिंग का भी सामान वगैरह हमने कैरी किया हुआ था। और रिहाइश का मसला रहा, बहुत सी जगहों पर हमने सफ़र के दौरान कैंपिंग भी की। फिर उसके बाद खाने पीने के हवाले से, क्योंकि खाने पीने के की बात की जाए तो कराची का जो खाना है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से क्या मुराद? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये कहे ना बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ अ, मतलब मैंने कहा पता नहीं क्या आपके जहन में है या देखने वाले क्या सोचेंगे। नहीं, कराची का खाना बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे इलाकों के मुकाबले में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कराची की बिरयानी आपने यकीनन खाई होगी, और पाकिस्तान के किसी भी कोने में बिरयानी आप खा ले तो कराची वाला जायका आपको नहीं मिलता। आप कराची वाले हैं, आप ये कहेंगे। और बताएं और क्या क्या अच्छा है अच्छा कराची के पकवानों में? इसके अलावा मुख्तलिफ जो खाने वगैरह थे, मुझे पता था कि मुख्तलिफ रीजन से होकर गुजरेंगे तो वहाँ के खाने, और फिर सिक्योरिटी का भी इशू। ना सबसे पहले कराची में क्या खाने में पसंद है? खाने में बेस्ट फूड ऑफ कराची। निहारी बहुत पसंद है, पाया बहुत पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है। ओके, सिंध की बेस्ट फूड? सिंधी बिरयानी। सिंध में भी बिरयानी। ओके, बलूचिस्तान में बेस्ट फूड? बलूचिस्तान में रोश मुझे बहुत पसंद है, और लांदी मुझे बहुत पसंद है। और केपी में? केपी का चरगा बहुत पसंद है मुझे। और पंजाब में? पंजाब की साग बहुत पसंद है। अच्छा, वहाँ का साग पसंद है। तो ये आपने मुझे बता दिया हर जगह के खाने कौन से पसंद है। और अब आप क्या बता रहे थे आगे? चैलेंजेस की बात। चैलेंजेस की बात अगर की जाए तो इस सफ़र में पैरों में छाले भी पड़े, पैदल सफ़र होने की वजह से क्रैम्प्स पड़े, मसल्स पेन हुआ, और मुख्तलिफ जगहों पर सबसे मुश्किल जो मरहला था, तकरीबन 20-22 जगहों पर हम पर ख़तरनाक अटैक हुए कुत्तों के, ओह माय गॉड। पहाड़ी कुत्तों के। तो हमारे हाथ में एक स्टिक होती थी, और कुत्ते की नफ्सियात को थोड़ा सा मैं पढ़ के गया था कि कभी भी कुत्ता अगर आपके करीब आए, आप पर अटैक करे, तो आपने भागना नहीं है। तो वो भी हमने डिफेंड किया अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कोई वाक़यात नहीं हुए। अच्छा, मुख्तलिफ सफ़र के दौरान मुख्तलिफ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो हमारे सफ़र को लेकर कुछ अजीब सा तासुर दे रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तो फजूल काम है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो शायद हमारे सफ़र की नौयत को नहीं समझ पाए, लेकिन सफ़र के दौरान जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने सफ़र को समझा भी, बड़ी मोहब्बत मिली, बहुत सारे मैसेजेस आते थे, बहुत सारी कॉलें आई सफ़र के दौरान भी, बड़ी लोगों ने दुआएं दी और अप्रिशिएट किया। सफ़र के दौरान हर तरह के इश्यूज़ का भी सामना रहा। बाज़ जगहों पर जब पहाड़ी इलाकों में हम गुजर रहे थे तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा रहा। हमारे सामने बहुत सी जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई, और कुछ मकामात पर हम बचे भी। बड़े बड़े पत्थर हमारे सामने से होकर गुजरे। तो इस तरह के इश्यूज हमेशा रहे। तो आपके अंदर अगर जोश है, जुनून है, पैशन है, एक ड्रीम लेकर निकलें, तो किसी भी तरह के मसाइल को आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। और हमने भी इसी तरह ऐसा वक्त आया कि खाना खाना था मगर खाना मौजूद नहीं था, बनाए कैसे? चीज़ें हैं या फिर क्या किया? मतलब चीज़ें नहीं है तो फिर बनाया कैसे, या व्हाट्सएवर सिचुएशन? कोई मुश्किल बात? बैकपैक हमने जो किया हुआ था उसके अंदर हम हमेशा खाने पीने की चीज़ें रखते थे। बलूचिस्तान में बलोच बेल्ट में एक मकाम पर वर्ड वाली साइड पर जब हमने बेला क्रॉस किया था, तो वहाँ पर हमारे पास सफ़र के दौरान रात हो गई, शाम हो गई, और मैंने जब मैप में देखा तो बेला शहर बहुत दूर था, और वहाँ तक हम किसी भी सूरत में पहुँच नहीं सकते थे, और अगर पहुँचना भी होता हमें तो रात में सफ़र करना पड़ता। तो हमने वहाँ पर क़याम करना मुनासिब समझा, तो रोड के किनारे कैंपिंग की हमने। ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ है, तीन दफ़ा हुआ है कि हमने कैंपिंग की, और हमारे पास उस वक्त सही मायनों में आपने कहा ना कि खाने को भी उस तरह से चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें हमने कैरी की हुई थी उससे हमने अपना काम चलाया। अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया? देखिए, आपने कहा सड़क किनारे कैंपिंग की, तो सड़क किनारे तो कुछ भी हो सकता है। कोई जानवर भी आ सकते हैं, कोई लूट मार के लिए भी आ सकते हैं, कोई सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। उस चीज़ को आपने कैसे इंश्योर किया, या फिर आप दलेर बन गए, भाई हमें तो डर नहीं लगता, जो आएगा देख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 331 मकामात पर जब हम ने सफ़र किया तो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे
आर्मी के और मुख्तलिफ थानों में हमने एंट्री करवाई अपनी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो, ताकि हमारी मौजूदगी का उन्हें पता हो कि हम इस एरिया से होकर गुजर रहे हैं। जब हमने कैंपिंग की तो कैंपिंग का एक्सपीरियंस हमें इतना अच्छा नहीं था। मुझे सही मायनों में जहाँ पर हमने कैंपिंग की तो पूरी रात मुझे जागना पड़ता था और चौकन्ने रहना पड़ता था। आप यकीन करें, एक वक्त था, एक दिन था जब हमने कैंपिंग की तो मैं पूरी रात बैठकर ये सोच रहा होता था कि ये जो गाड़ी की हेडलाइट है ना, वो बड़ी नेमत है। अच्छा। हम सड़क किनारे कैंपिंग करते थे, हर तरफ अंधेरा वीरान, और हमारे पास सर छुपाने के लिए कैंपिंग, और सामने से जब शारा से गाड़ियां गुजरती थी जो उसकी हेडलाइट होती थी वो मैं जब देखता था तो यकीन करें मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो यहाँ से हमारे बराबर से कोई गाड़ी गुजरी और इसके अंदर लोग मौजूद हैं। लेकिन जब सिचुएशन हमने देखी, फैमिली के साथ मौजूद हैं, और रात का सफ़र कभी भी कहीं पर भी अच्छा नहीं होता, चाहे आपका ताल्लुक बड़े शहरों में हो, और ख़ास तौर पे जब हम ये वीरान रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। फिर हमने बड़ी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टारगेट चेस करेंगे, ज़्यादा फासला तय करने की कोशिश करेंगे और किसी महफूज मकाम पर इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस सफ़र के दौरान जब हम हाईवे पर सफ़र कर रहे होते थे, ट्रक अड्डा होटल हाईवे के बिल्कुल साथ, तो वहाँ के फैमिली रूम को हम इस्तेमाल करते थे। चूंकि इन एरियाज़ में सफ़र हमने किया है और मुझे इस चीज़ का पता है कि उस फैमिली रूम का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता था। वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी मौजूद है और खाने पीने के लिए भी आपको मिल जाती है, और रात गुजारा भी किया जा सकता है। लेकिन फिर ये हुआ कि इसी तरह की कंडीशन को सामना करते करते और सफ़र करते हुए हमने जब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात हुई और हमारे सफ़र की अपनी वीडियोस जब हमने अपलोड की और मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ इलाके के लोगों को मालूम हुआ, तो लोगों ने फिर हमारा इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। चूँकि मैं अपनी हर वीडियो में अपना नंबर शेयर करता हूँ तो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया कि जब आप ये सफ़र करके फ़ला एरिया में आप जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मेहमान नवाजी का मौका ज़रूर दीजिएगा। और उन लोगों से आप मिले भी? बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात कोई भी। नाम जो आपको याद हो? मुख्तलिफ रिजॉर्ट के जो लोग थे, इब्राहिम भाई नेस्टोपिया, सिकरदू और गिलगित में, इस्लामाबाद में उनका रिजॉर्ट है। कलीमुल्ला बेग साहब की फैमिली ने मेरा इंतज़ार किया था। इसके अलावा अमजद साहब बटाग्राम वाले, और बहुत सारे बेशुमार। बटाग्राम तो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। और कौन कौन सी जगह आपके जहन में क्लिक कर दें कि यार ये जगह बहुत खूबसूरत थी, ये बड़ी खूबसूरत थी? पाकिस्तान के हर रीजन में खूबसूरती फैली हुई है, और मैं आपको एक मकसद और बताऊं, बलूचिस्तान से जब हमने सफ़र का आगाज़ किया था उसकी वजह ये थी कि बलूचिस्तान हमेशा से इग्नोर किए जाने वाला सूबा है मेरी नज़र में। बलूचिस्तान की जो खूबसूरती है, मतलब लोग नॉर्मल लोग एक्सप्लोर नहीं करते। जी जी बिल्कुल, सफ़र करने के लिए वहाँ नहीं जाते। सफ़र नहीं करते। तो मेरा मकसद ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करना था, दिखाना था यहाँ के लोग कैसे हैं, और मैंने खूबसूरती अब देखें जिस तरह पिछले चंद सालों में जिस तरह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यूट्यूबर्स, ट्रैवलर व्लॉगर्स जो हैं, मोटो व्लॉगर्स निकल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान सफ़र करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। पाकिस्तान का ये रीजन बेइंतहा खूबसूरत है। इस रीजन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वजह साफ जाहिर है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ज़्यादातर लोग बलूचिस्तान में सफ़र नहीं करते। खदशात है, मैं समझता हूँ कि खदशात है। हमने सफ़र करके दिखाया और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में फिर मौका मिला तो फिर बलूचिस्तान से सफ़र करेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से परसेप्शन थोड़ी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों को भी उसी तरह मोहब्बत देने की ज़रूरत है, और वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि आने वाले लोगों को बेतहाशा मोहब्बत दें, जिस तरह हमें मोहब्बत दी है, जिस तरह अपनायत दी है। तो उस खूबसूरती को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करें। और ख़ूबसूरत इलाकों की बात की जाए, जब भी टूरिज़म का नाम आता है तो लोग सबसे पहले जहन में आता है नारान जाते हैं, कागान जाते हैं, सिकरदू जाते हैं, कालाम जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पर जाने के बाद वाकई एक अलग सा एहसास होगा
जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। इस सफ़र के दौरान भी हम ऐसे एरियाज़ में गए जहाँ पर बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, और वहाँ के लोगों से भी इंटरेक्शन की और अपने व्यूवर्स तक पहुँचाया। वैसे अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके की बात की जाए तो हुंजा से ज़्यादा खूबसूरत, हुंजा एक मेरी नज़र में एक जन्नत है, बिलीव करें। वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ के लोगों की सोच नज़रिया, वहाँ के लोगों का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ तक मैं महसूस कर पाया हूँ कि वहाँ पर सयाहों को उन्होंने हमेशा से देखा है। हर तरह के सयाह, फॉरेनर्स भी वहाँ पर आपको बड़ी आज़ादी के साथ घूमते फिरते नजर आते हैं। मुझे हुंजा में वो जगह याद है, पासू पीक्स। आप वहाँ पे जी गए थे? जी, पासू और पीक्स। कौन-कौन सी जगह है वहाँ पे? हुंजा में हुसैनी ब्रिज वाला इलाका हाँ, हो गया, एग्ज़ैक्टली पासू पीक्स के साथ ही है हुसैनी जी, ब्रिज। करीमाबाद, अलियाबाद, हैदराबाद, और फिर पासू है, और उसके ऊपर खैबर का इलाका है, और खैबर से ऊपर मुख्तलिफ जो कैंप्स बने हुए हैं, चेक पोस्ट है, जहाँ पर हमने क़याम किया खुंजराब नेशनल पार्क के अंदर। मैं आपको बताऊं कि हुंजा में हमारी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी फैमिली से हुई थी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहमान नवाजी की। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जगलोट के बाद खुंजराब टॉप तक का जो हमने सफ़र किया था, बहुत मुश्किल होगा, जी सर्दी बहुत होगी। जी, ठंड बहुत थी, -22 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पूरे सफ़र के ना दौरान, ना कोई गाड़ी जो जी आपको सर्दी से बचा सके, जी जी ना कोई कंबल, क्योंकि वो आपने वो जो 10 केजी आपका बैग था, 7 केजी आपकी मिसेस का बैग था, उसमें कंबल आ जाता तो बाकी चीजें कहाँ जाती? जी बिल्कुल। फिर वो सर्दी को कैसे काउंटर किया? हमारे पास बैग्स में गर्म कपड़े मौजूद थे, और हमने पूरी तैयारी की भी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस सफ़र के दौरान भी जब हम दी के करीब थे तो हमारी मुलाकात एक फैमिली से हुई। लोगों ने इतना प्यार दिया इस सफ़र में, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और तमाम रीजन के लोगों ने, तमाम, जब मैं निकला हूँ कराची से बाहर, बहुत मोहब्बत दी लोगों ने। तो वहाँ पर एक कराची के फैमिली, अंदर लोगों ने मोहब्बत दी थी? कराची बड़ा शहर है, कराची मसरूफ है, अच्छा, कराची में लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं मज़े की बात बताऊं कि अपने इस शहर में जब इस तवील सफ़र के लिए हम निकले थे, आपने देखा होगा कि बैग में हमने पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ था अकब में। वो पैनाफ्लेक्स हमने कराची में नहीं लगाया था, कराची से निकलने के बाद लगाया था। कराची बहुत मसरूफ़ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बड़े शहर सारे मसरूफ़ होते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होना चाहिए जब भी लोग आपसे मुखातिब होते हैं। अच्छा। कुछ अपनी अपनी यानी आप कह रहे हैं यहाँ के लोग मतलबी हैं? थोड़ा थोड़ा, ओके। लेकिन ओवरऑल अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यही वजह है कि कराची में हर तरह के कल्चर के लोग हर आपको तरह की ज़बान के नज़र लोग आते हैं। हैं। तो जाहिर सी बात है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा प्यार दिल्ली में ज़्यादा मिला, ज़्यादा हुंजा में मिला, ज़्यादा प्यार वहाँ पे मिला। केटी में मिला, बलूचिस्तान में मिला। हुंजा में मैं एक फैमिली के घर हम रुके, और वहाँ पर बिलीव करें उन्होंने अपना फैमिली मेंबर हमें बना लिया, अलियाबाद में। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फैमिली, बहुत ही प्यारी फैमिली, और वहाँ का कल्चर भी इसी तरह का है। अलियाबाद के वो समीउल्लाह बेग साहब, कलीमुल्लाह बेग साहब, मैं उनको कभी भी याद नहीं रखूंगा। और सफ़र के दौरान जितने भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, जिन्होंने ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की है, वो बिल्कुल मेरी याददाश्त में, मैं कभी भी उनकी मोहब्बत को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वहाँ का कल्चर जो हुंजा के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, बहुत ही अलग है। वहाँ के लोग हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। अच्छा। वहाँ के लोग अपनी जो सकाफत है उससे जुड़े हुए हैं। जितने भी ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, जितना भी कल्चर्ड हैं, लेकिन अपनी जो रूट है ना उससे जुड़े हुए हैं। वहाँ के रिवायती डिशेस मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय किया। अच्छा। और एहसास ही नहीं होता था सिक्योरिटी का, सुनसान वीरान रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं जहाँ मीलों दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि वो बॉर्डर एरिया लग जाता है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं बिल्कुल कम होता जाता है। खुंजराब टॉप वाली साइड पे इवन 86 किलोमीटर का जो फासला था, सोच से ऊपर हम खुंजराब टॉप के लिए गए। तो वहाँ पर 3 चेक पोस्टों पर हमने स्टे किया, एक दी में, दूसरा बरखुन में, और तीसरा कौक्सल में। तो नॉर्मली खुंजराब टॉप में रिहाइश के हवाले से फैसिलिटी मौजूद नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे इस सफ़र को की नौयत को समझते हुए गिलगित की गवर्नमेंट ने हमें खसूसी परमिशन दी हुई थी कि आप चेक पोस्ट पे चाहें तो रात क़याम कर सकते हैं। वेरी वेल। आपके इस पूरे सफ़र के बारे में जानकर अच्छा लगा कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सप्लोर किया, लोग किस तरह के मिले। मैं चाहती हूँ कि अब आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को अगर कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो वो आप शेयर करें।
एडवाइस ये है कि जब आपको अल्लाह ताला ने अख्तियारात दिए हुए हैं और आप अपने अख्तियारात का सबसे पहले तो लोगों तक फ़ायदा पहुंचाएं। आपके अख्तियारात का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान को के लोगों को प्रमोट करने के बारे में सोचें, पाकिस्तान का कल्चर लोगों के सामने दिखाएं। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, मैं और आप जानते हैं हमारा कल्चर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है और हर तरह की तहजीब यहाँ पर मौजूद है। अपनी मोहब्बत दें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को, और प्रमोट करें, पॉजिटिव काम करें और एक ऐसा तासुर दें कि दुनिया यहाँ पर विजिट करने के लिए आए। हुंजा गिलगित का जो ये इलाका है, इतना खूबसूरत इलाका, वहाँ के लोगों ने ऐसा तासुर दिया हुआ है कि आज़ादी के साथ फॉरेनर वहाँ पर मौजूद होते हैं, घूमते फिरते बड़ी आज़ादी के साथ नजर आते हैं। आप देखें हमारे शहर कराची के अंदर इस वक्त आपको फॉरेनर्स नजर नहीं आते, हालांकि एक वर्क स्टेशन है, जबकि वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि दीगर सूबों में भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर लोग आएँ, एक्सप्लोर करें। ये हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मोहम्मद रेहान, थैंक यू सो वेरी मच बहुत कि आप शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आए। आपने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, किस तरह पाकिस्तान को आपने खूबसूरत पाया, और हमारे देखने वालों को आपने बताया कि वो भी निकले, ना सिर्फ हुंजा, ना सिर्फ गिलगित, बल्कि दे नीड टू गो एक्सप्लोर। योग देखें, आप ज़ियारत देखें, आप कराची आएँ, आप गवादर जाएँ, आप लाहौर जाएँ, आप केपी में जाएँ, पेशावर देखें, अटक देखें। बहुत सी जगह एक्सप्लोर करने वाली। और मुझे अभी के लिए आप इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हम अगले मेहमान से करवाएंगे। फॉर नाउ, अल्लाह ने के बाद, थैंक यू। बहुत